आज के हालातों को देखें तो दिल्ली में बैठकर भारत पर शासन कर रहे गुजराती नरेंद्र मोदी किसानों के लिए किसी तानाशाह से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि दिल्ली के क्रूरतम शासकों में गिने जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने भी उस समय के कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए थे। खिलजी ने न केवल बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें नियंत्रित की, बल्कि उन्होंने यह व्यवस्था भी की कि किसानों को उनकी फसल का भरपूर दाम मिले और बाजार पर बिचौलियों का नियंत्रण खत्म हो। माना जाता है कि भारत में किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही लागू की गई थी। इतिहासविद सतीश चंद्र की पुस्तक मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में इन तथ्यों का भली प्रकार से समावेश किया गया है। पुस्तक की माने तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दीपालपुर और लाहौर के से कारा, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, के भूभाग में कृषि उत्पाद बाजार विकसित किए थे, जहां खलीसा कानून के तहत जमीन और उस पर होने वाली पैदावार के हिसाब से लगान वसूल किया जाता था, जिस पर कोई अतिरिक्त कर नहीं था। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी गोदामों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा कपास उत्पादकों और कपड़ा व्यापारियों के बीच खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सराय अदल के नाम से बाजार भी बनाया, जहां किसानों के हित में बाजार कीमतें पर सल्तनत की निगरानी रहती थी। अब देखना यह होगा कि भारत के वर्तमान में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 3 कृषि बिल वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने का काम करते हैं, या फिर क्रूरतम शासक होने का खिताब अलाउद्दीन खिलजी से छीनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। मैं बगावत की बू को अब पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूं। जी हुजूर। अंदर से मजबूत होने के बाद ही हम मंगोलों के बार बार हो रहे हमले से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लड़ाई के वक्त सिपाही इकट्ठे करके फौज बनाने से अब काम नहीं चलेगा। हमें मुस्तैद फौज चाहिए, जिसमें अच्छे हथियार और फुर्तीले घोड़ों के साथ वो फौज हर वक्त तैयार रहे। सिपाहियों को अच्छी तनख्वाह दो ताकि वो हमेशा दिल्ली में बने रहें। इसमें खर्च बहुत आएगा हुजूर। मुस्तैद फौज का ख्याल तभी मुमकिन है कि हम फौज को तनख्वाहें कम दें, मगर कम तनख्वाह देकर हम उन्हें अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते। इसलिए अपना घर बार चलाने के लिए उन्हें गांव जाकर खेतीबाड़ी करनी उनकी अपनी मजबूरी है। मुस्तैद फौज खड़ी की जा सकती है, मगर तब जब हम कम कीमत पर अपने सिपाहियों को अनाज, कपड़े और जरूरतों की चीजें मुहैया कराएं। इसके अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आता। आजकल बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं। अकाल पड़े तो लोग भूखे मर जाते हैं। अच्छी बरसात हो तो भी कीमतें कम नहीं होती। ऐसा क्यों? अगर पैदावार ज्यादा हो तो कीमतें गिरनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। जब फसल ज्यादा होती है तो दुकानदार कम कीमत लेकर उसे खरीद लेते हैं और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। सुल्तान, हमें हर चीज की कीमत तय कर देनी चाहिए और इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि दुकानदार उसकी कद्र करे। ठीक है, मगर इसके लिए बाकायदा सिलसिला होना जरूरी है। किसान तय की हुई कीमत पर बाजारों में अनाज बेचेगा, शहर में लोग उसे लेकर जाएंगे और तय की हुई कीमत पर दुकानदारों को थोक में बेचेंगे, फिर दुकानदार उसे वाजिब कीमत पर बेचेगा। हर दर पर लोगों को वाजिब मुनाफा होना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। जरा सोचिए, इसमें कितनी दुश्वारियां होंगी। अगर हम पैदावार पर उठाए खर्चों को पैमाना माने तो हर दर पर वाजिब कीमत तय कर सकते हैं। मगर कैसे? हम हिसाब लगाएंगे कि किसी खास चीज को पैदा करने में कितनी लागत आती है, उसकी मजदूरी और उन तमाम खर्चों को भी शामिल किया जाएगा जो उस चीज को बनाने या पैदा करने में किए जाते हैं, और फिर एक जायज मुनाफा जोड़कर कीमत तय की जा सकती है। हुजूर, दखल अंदाजी माफ, लेकिन पूरी तरह मंडी के सहारे रहना भी ठीक ना होगा। इसलिए आप सरकारी गोदाम बनाएं, उसमें अनाज जमा करें ताकि अकाल या नई मुसीबत आने पर रसद की कमी को पूरा किया जा सके। इससे बाजार में अनाज की कमी भी ना होगी और कीमतें भी ना बढ़ने पाएंगी। मुझे ये सारी तजवीजें मंजूर हैं। बिना किसी तरह की दहशत फैलाए हमें फौरन इन्हें अमल में लाना चाहिए और इस कानून के खिलाफ जाने वाले के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मलिक काबुल, आप बाजार के आला हाकिम होंगे। अगर कोई सौदागर
कीमत में जरा भी हेरफेर करता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और जुर्म करने वाले को सख्त सजा देना आपका हक होगा।